आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय भारतीय सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब की गई थी? देखो अभी CISF बहुत चर्चा में आ गया था। चर्चा में आने का कारण क्या था? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थान से एक नव निर्वाचित सांसद, ठीक है, कंगना रनौत, उनका थोड़ा सा कह लो कि मुठभेड़ टाइप का, थोड़ा सा टेंशन टाइप का हो गया था CISF की एक महिला जवान से, थोड़ा सा चर्चा में आया। तो चलो उसी से हम लोग स्टैटिक जोड़ लिए, साथ में करंट भी देख लेंगे। तो बात करें CISF के बारे में, तो CISF का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये जो आपका CISF होता है ना, मेनली इसका काम क्या होता है, ये ना बड़े बड़े उद्योग के आसपास, जैसे आपका आप वहां जाते हो ना, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, तो वहां पे CISF का ही प्रोटेक्शन होता है। जैसे मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, तो ये सब में जो है आपका CISF का ही वहां पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। CISF जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आगे देखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुआ था इसका 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो नारा क्या है, इसका नारा क्या है इस डिपार्टमेंट का? तो देखिएगा, सेवा सुरक्षा और भाईचारा, ये हो गया आपका CISF का नारा। अगर बात करें तो अभी CISF में लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो 1.63 लाख यहाँ पे वर्कर्स है, यहाँ पे लोग हमारे सेना है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सीलवर्धन सिन्हा है। सीलवर्धन सिन्हा जो है वो क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके CISF के अध्यक्ष। ठीक ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1969। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार, और देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो टाइपिंग वाला लिखा नहीं कि कब आया है, किस एग्जाम में आया है। अक्षांशीय और देशांतरीय क्या होता है? तो हम लोग को पता है कि जब हम लोग ग्लोब देखते हैं तो वहां पे हम लोग को एक अक्षांश रेखा दिखता है और एक आपका देशांतर रेखा दिखता है। अगर बात करें अक्षांश रेखा के बारे में, तो अक्षांश रेखा जो है आपका, वो आपका इस टाइप से दिखता है, और जो आप देशांतर रेखा को देखते हो, तो देशांतर रेखा जो है ये आपका इस टाइप से दिखता है। देखिएगा थोड़ा सा, ये हो गया आपका देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा हमें इस टाइप से दिखते हैं, और ये जो आपका इस टाइप से आप देख रहे हो समानांतर, ये कौन सा रेखा चल रहा है? तो ये चल रहा है आपका अक्षांश रेखा। तो जब आप इस पूरे ग्लोब को देखते हो ना, तो हमारा भारत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? हमारा भारत यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को देखते हो, तो आप क्या कह सकते हो कि ये अक्षांश के 0 डिग्री अक्षांश के किधर साइड है? तो उत्तर साइड है। ऊपर में उत्तर पड़ता है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है, और इधर आपका पश्चिम है। तो हम कह सकते हैं कि अक्षांश की दृष्टि से हमारा भारत जो है ये किधर पड़ता है? तो उत्तर में पड़ता है। और अगर यहाँ पे हम लोग इस देशांतर को देखते हैं, तो देशांतर के अनुसार हमारा भारत जो है ये किस दिशा में पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है पूर्व दिशा में। मतलब इसके कंपेयर में पूर्व दिशा में, और इसके कंपेयर में उत्तर दिशा में। तो हमारा भारत किस अक्षांश और किस देशांतर में पड़ता है? तो उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ता है, उत्तर पूर्वी। तो एक चीज तो आप जान लो कि अगर भारत में अक्षांश का बात होता है कहीं पर कभी, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो वो हमेशा आपका उत्तर में जाएगा, और देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो हमेशा आपका पूर्व में जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत जो है पूर्व की ओर है देशांतर के तरीके से, मतलब देशांतर के नजरिए से, और उत्तर में पड़ता है आपका अक्षांश के नजरिए से। तो जब भारत उत्तर पूर्वी में पड़ता है, तो हमारा बिहार भी किधर पड़ेगा? तो बिहार भी आपका उत्तर पूर्वी में पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, जैसे पूछ रहा है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताइए। बिहार का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, ये देखो अपना भारत हो गया, और ये हो गया अपना बिहार। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि हमारा बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है आपका कहाँ से? 24 डिग्री। ठीक है, 24 डिग्री से स्टार्ट होता है। 24 डिग्री 20 मिनट, इसको डिग्री कहते हैं, इसको मिनट कहते हैं, इसको सेकंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से कहाँ तक जाता है? ये जाता है आपका 27 डिग्री तक। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होता है? देखो यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ये देशांतर नहीं होगा, और यहाँ पे अक्षांश नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अक्षांश। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका
देशांतर, देशांतर मतलब अगर आपसे पूछता है कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ आता है, तो 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक। आपसे और भी बीच का डिटेल पूछेगा तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक बिहार का। और ये कौन सा अक्षांश होगा, तो ये होगा आपका उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ पे देशांतर का भी देख लीजिए। अगर आपसे सवाल करता है कि बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। ठीक है, कहाँ से, इस वाली रेखा से। और ये कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से कहाँ तक जाएगा, तो 88 डिग्री तक जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। आप देख लो थोड़ा सा इस डेटा को। यहाँ पे देखिएगा, जो आपका हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ था, तो 24 डिग्री से कहाँ तक चला, 27 डिग्री तक चला। बीच का पूछेगा तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से कहाँ तक, तो 27 डिग्री 31 मिनट और आपका 15 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश हमारे बिहार का अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरीय पूछेगा तो कहाँ से शुरू होता है आपका, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर के तरीके से हमारा भारत किधर पड़ता है, तो आपका पूर्व की ओर पड़ता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो हमारे बिहार का क्षेत्रफल टोटल कितना हो जाएगा, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हमारे बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा। जो पूरे भारत का कितना है, पूरे भारत का हो जाएगा 2.86%। और बिहार जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा राज्य है, तो 12वां बड़ा राज्य है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 345। मतलब आपसे ये वाला लंबाई पूछ रहा है, ये लंबाई कितना है, तो ये लंबाई है आपका 345। ठीक ना, ये जो आपका उत्तर से दक्षिण लंबाई है 345, और ये वाला जो लंबाई है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 483 किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक ना, अगर आपसे सवाल करें कि बिहार जो है ये आपका जनसंख्या के मामले में कितने नंबर पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका 3rd नंबर पर पड़ता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर और भी हम लोग देखें तो देख लो अभी बिहार में क्या, पूरे भारत में भी क्या हुआ है, तो लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो बिहार से लोकसभा में कितने मेंबर जाते हैं, तो बिहार से लोकसभा में जाते हैं 40 मेंबर, है ना। बिहार से लोकसभा में 40 मेंबर जाते हैं। और इस बार देखिएगा कि जो आपका 40 में से कितना किस पार्टी का चुना गया है, तो बीजेपी का इसमें से कितना सांसद चुना गया, तो बीजेपी का हो जाएगा आपका 12, जनता दल यूनाइटेड का, तो ये भी हो जाएगा आपका 12। ठीक ना, कांग्रेस का पूछेगा तो 3, और फिर आपका आरजेडी जो आपका राजद वाला है, तेजस्वी यादव वाला है, इनको कितना मिला, इनको मिला 4। एक आपका एलजेपी है, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान जी वाला, जिनको अभी केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया, कैबिनेट में शामिल किया गया, और इनको कितना सीट मिला था, इनको मिला था 5। बाकी आपका सीपीआई था 2 उनको मिला, एक इंडिपेंडेंट पार्टी को मिला। तो ऐसे ऐसे सीटों का बंटवारा हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। गुटखा और पान मसाला, इसमें मेनली होता क्या है, तो इसमें होता है आपका निकोटीन। ठीक है, क्या होता है इसमें, निकोटीन होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इससे हमारा हेल्थ और हमारा तबीयत बिगड़ता है, और इसीलिए अभी देखो अभी 1 वर्ष के लिए ही लगाया गया। ठीक है, ये देखा जा रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि राज्य सरकार को इससे बहुत रेवेन्यू आता है, जो आप देखते हो ना ये लिक्कर वगैरह जो होता है, इससे राज्य सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स आता है। लेकिन फिर भी आम जनमानस के लिए ये बंद करना जरूरी है, उनके हेल्थ के, उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। 1 साल के लिए बंद किया गया, प्रतिबंध लगाया गया, देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन रहता है, कैसा माहौल बनता है, सही हो पाएगा तो इसको लगातार के लिए बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा क्या कानून करना। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये कहा गया है आपका तेलंगाना में। अगर बात करें तेलंगाना के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई, 2 जून 2014 को। और यह भारत का कितने नंबर का राज्य बना था, 29वें नंबर का राज्य बना था। जबकि आज के टाइम में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 28 कैसे हो गया, जबकि ये 29 नंबर का था, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करें तेलंगाना के बारे में, तो इसकी राजधानी क्या है, कहाँ है, हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद में एक मोनूमेंट है, एक स्मारक है, कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका चार मीनार। चार मीनार कहाँ है, तो ये आपका हैदराबाद में। बात करें यहाँ के सीएम के बारे में, तो कौन है यहाँ के सीएम, रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, ठीक है,
तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो तेलंगाना के गवर्नर अभी पद छोड़ दिए थे और यहाँ भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है यहाँ के गवर्नर को। और गवर्नर कौन है अतिरिक्त प्रभार में? CP राधाकृष्णन। ठीक है, CP राधाकृष्णन जो है यहाँ के आपके अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं। अगर बात करें यहाँ आपका लोकसभा सीट कितना है, यहाँ लोकसभा सीट कितना है? तो यहाँ है आपका 17, जिसमें से 8 किसको मिला? BJP को मिला। 8 किसको मिला? तो ये कांग्रेस को मिला। और एक पार्टी और मिला, मतलब एक सीट मिला AIMIM। ठीक है, ये आपका कोई मुस्लिम करके है, ऑल इंडिया मजलिस करके है, ये एक मुस्लिम पार्टी है, उनको एक सीट मिला है। ठीक ना, यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। चलिए एक चीज और, तेलंगाना जो है किस राज्य से अलग हुआ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना हुआ राज्य है। 4 में आते हैं, हाल ही में विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसने जीता है? विटली गोल्ड पुरस्कार, इसको कुछ और भी कहा जाता है, ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। तो विटली गोल्ड अवार्ड को कुछ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये भी सवाल बनता है। तो इसको कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड हम लोग जानते हैं ना, मूवी वगैरह के लिए दिया जाता है। इसको और भी कौन सा अवार्ड कहते हैं? तो इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपका किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण के लिए दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कह लो या विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 कह लो। इनको 2017 में भी ये अवार्ड मिला है, इनको 2017 में भी ये अवार्ड मिला है, मतलब 2 बार इनको ये अवार्ड मिल चुका है। किस लिए मिला है? तो देखिएगा, एक पक्षी है, ठीक है, एक पक्षी है जो आपका लुप्त होते जा रही थी, मेनली किधर वाले रीजन में? तो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में एक आपका लुप्त प्राय पक्षी था, और उस पक्षी का नाम क्या था? तो देखिएगा यहाँ पे, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। ठीक है, बहुत अजीब सा नाम है, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। ठीक है, ये आपका एक पक्षी का प्रजाति था और ये क्या होते जा रहा था? तो ये आपका लुप्त होते जा रहा था, मतलब इसको लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था। लुप्त प्राय पक्षी। ठीक है, इसकी संख्या जो है आपका 450, मतलब 450 से भी क्या हो गई थी? कम हो गई थी। ठीक है, इसकी संख्या जो है 450 से कम हो गई थी। और फिर इन्हीं के द्वारा संरक्षण चलाया गया। किसके द्वारा? तो पूर्णिमा देवी बर्मन के द्वारा संरक्षण चलाया गया, मतलब इसको बचाने का मुहिम चलाया गया। और इनके प्रयासों से ये जो आप आंकड़ा देख रहे हो ना, किसका? तो 450 का, यह बढ़कर लगभग कितना पहुंच गया था? तो ये आपका 1800 तक पहुंच गया था। और इसीलिए चूंकि आप देख लो 450, मतलब 900 का भी आधा, इसका 4 गुना पहुंच गया, और इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मतलब एक चीज और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका पक्षी है, ठीक है, इसको आपका रीजनल लैंग्वेज में कौन सा पक्षी कहा जाता है? ठीक है, मेनली असमिया भाषा में, तो असमिया भाषा में इसको कहा जाता है हरगिला। ठीक है, असमिया भाषा में इसको क्या कहा जाता है? तो हरगिला कहा जाता है। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। आप एक बात बताओ कि आखिर इस पक्षी को बचाना क्यों इतना जरूरी है? क्यों पक्षी को इतना बचाया जा रहा है? 550 खींच करके 1800 लाया गया और एक टारगेट रखा गया है, कब तक का? तो 2030 तक का, कि 2030 तक कम से कम इस पक्षी की संख्या को 5000 पहुंचाना है ना, 5000 पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। आखिर क्यों इस पक्षी को इतना बचाया जा रहा है? क्योंकि यह पक्षी जो है ये सांपों का भक्षण करती है। ठीक है, ये पक्षी जो है ये भोजन के रूप में किसे खाती है? सांप को खाती है, खास के जहरीले सांप को। तो समझ लो कि हमारे आसपास में जितने भी आप जीवित चीज देख रहे हो, वो सारा आपका नेचुरल और सबका होना भी जरूरी है। इसलिए आप देखते हो कभी बाघ की कमी हो जाती है, कभी चीता की कमी हो जाती है, तो उसको प्रॉपर मंगवाया जाता है अदर कंट्री से। वही चीज हुआ यहाँ पे, इनका संरक्षण किया गया और अब इसकी संख्या को क्या हुई है? तो बढ़ भी गई है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? आपसे सवाल कर रहा है कि हिंदी हमारा राजभाषा है, इसको संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसको घोषित किया गया? तो सबसे पहले देखिएगा, अगर बात करें हमारे संविधान में, तो भाषा का बात कहाँ किया गया है? भाग 17 में अनुच्छेद पूछ लेगा तो कहाँ से कहाँ जाएगा? 343 से 351 तक हमारे संविधान में भाषा के ऊपर बात किया गया है। और अनुच्छेद 343 क्या बोलता है? अनुच्छेद 343
343 क्या बोलता है कि हमारा जो राजभाषा है यह क्या होगा, तो ये आपका भाषा जो होगा हमारा राजभाषा ये होगा हिंदी, ये होगा हिंदी। और हमारा जो लिपि होगा, लिपि ये क्या होगा, ये होगा आपका देवनागरी, ये हो जाएगा आपका देवनागरी। ये आपका भाषा का यहाँ पे बात किया गया है। एक चीज और यहाँ, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो आपके लिए एक सवाल बन सकता है कि हमारे संविधान में एक शेड्यूल भी है, ठीक है, उसको मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं। तो हमारा संविधान का जो अनुसूची है इसमें से 8वें नंबर के अनुसूची में 22 भाषा का चर्चा किया गया है, 22 भाषा का चर्चा किया गया। तो क्या उसमें हिंदी है, क्या उसमें हिंदी है? और ये जो 22 भाषा है ना, पहले 22 भाषा नहीं था, मूल संविधान में 14 भाषा था। ये जो आप 22 भाषा आज के टाइम में देख रहे हो ना, वर्तमान के टाइम में, इसमें वर्तमान में 22 है, पहले कितना था, मूल भाषा जो था आपका 18 था मूल संविधान में, है ना। जब संविधान बना था उस समय मात्र 18 भाषा था, जो बढ़ के 22 हो गया, मतलब और संख्या बढ़ी है, 18 नहीं था, 14 था ना, 8 संख्या बढ़ा है इसका। एक सेकेंड, ये जो आपका 8वें अनुसूची में जो भाषा दिया गया है उसकी संख्या अभी के टाइम में 22 है, लेकिन मूल संविधान में जो इसका भाषा था यह 14 भाषा था। और पहले 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, ऐसे करते करते 8 बढ़ गया और अभी यह भाषा पहुंच गया है 22। लेकिन आपसे सवाल क्या था, आपसे सवाल ये था कि जो आप हिंदी यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पे हिंदी देख रहे हो, क्या इस हिंदी को 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है, ये आप बताइएगा, ठीक ना, ये आप इसको बताने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, नागिन झील किस राज्य में स्थित है। देखो ये नाग नागिन से जुड़ा हुआ जो भी आएगा ना, मैक्सिमम का आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ठीक है, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो नागिन झील क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। बाकी कुछ और देखिएगा, आपसे सवाल कर सकता है शेषनाग झील, शेषनाग झील, वैरीनाग झील, वैरीनाग, ठीक है, याद रखिएगा, शेषनाग हो जाएगा, वैरीनाग हो जाएगा, अनंतनाग हो जाएगा, अनंतनाग, अनंतनाग। और देखिएगा आपका डल झील, आपका बुलर झील, ये सारा कहाँ है, तो ये सारा का सारा कहाँ है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। तो आप एक चीज को याद रखिएगा कि नाग वाला जो मैक्सिमम आता है ना, सारा नहीं बट सब मैक्सिमम का आंसर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर। अगर बात करें यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा सीट है ये कितना था, तो ये था आपका 5 था, ठीक है, 5, जिसमें से 2 किसको मिला, 2 मिला है बीजेपी को। यहाँ पे बीजेपी के बारे में याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जिसको कभी अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, अब वो विशेष राज्य का दर्जा छीन करके उसको राज्य भी नहीं छोड़ा गया, क्या बन गया, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो ये आपका बना था 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। उसी दिन क्यों बना, क्योंकि 31 अक्टूबर को हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाते हैं। और किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस मनाते हैं, एकता दिवस, ठीक है, मतलब सब मिलजुल करके रहें। और इसी समय के शुभ अवसर पर 2019 में उसको क्या बना दिया गया था, आपका यूटी बना दिया गया था जम्मू कश्मीर को, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। वह अमेरिकी पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था, निम्नलिखित में से कौन था। आपसे सवाल कर रहा है कि वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि महात्मा गांधी के साथ होने की वजह से ये जो आंदोलन था इसको विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिला। जैसे रिसेंट में हम लोग देखे थे ना कि गांधी जी को 3-4 बार उस समय आपका वहाँ का जो आपका यूएसए का जो पेपर था आपका, उसमें उनको कवर पेज पे आने का मौका मिला था। और गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, सोचो आज के टाइम में तो इंटरनेट इतना ज़्यादा है कि कहीं भी कुछ होता है तो तुरंत फैल जाता है, उस समय इंटरनेट नहीं था, तो जो कुछ भी था रहा सहा काम जो था आपका मीडिया ही करता था, और उस समय का मीडिया बहुत अच्छा था, अभी के जैसा नहीं था। तो अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी जी के साथ था और उनके साथ बहुत कुछ देखा और भारत की बहुत सारी बातों को अपने न्यूज एजेंसी को दे करके और उसको पेपर में छपवाया था, प्रकाशित करवाया था। तो यहाँ का भारत छोड़ो आंदोलन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। और ये था कौन ये आदमी, तो ये था आपका लुईस फिशर, ठीक है, ये कौन था, तो ये था लुईस फिशर। इसके बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने इस आंदोलन का विस्तार पूर्वक चर्चा किया था।
ठीक है, इन्होंने इस आंदोलन का विस्तार पूर्वक चर्चा किया था अपने पेपर में। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो आखिर किसको बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो, तो किसे बोला जा रहा था? फिरंगियों को बोला जा रहा था, अंग्रेजों को बोला जा रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब से शुरू हुआ? तो ये आपका 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। वैसे आप एक चीज और बताइएगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो को, भारत छोड़ो का, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा, ठीक है, भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था? तो ये दिया था यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। और देखो गांधी जी के बारे में हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी जी अहिंसा को फॉलो करते थे, वो हिंसा नहीं करने के लिए बोलते थे, मतलब हिंसा नहीं तो अहिंसा को वो अपनाते थे। लेकिन एक ये ऐसा समय आ गया था जहाँ पे गांधी जी अब समझ गए थे कि आप प्यार से बात करके कुछ भी नहीं कर सकते, अब आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा। और सवाल बनता है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? किस चीज का? तो डू और डाई का, मतलब या तो करो या फिर मरो, ठीक है, इसी को हम हिंदी में कहते हैं करो या मरो। तो करो या मरो का नारा ये किस समय दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, जबकि भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा पहली बार दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस पुस्तक की रचना अब्बास खां सिरवानी ने अकबर की आज्ञा से किया था? ठीक है, तो ये कौन सा बुक था? तो ये था आपका तारीख ए शेर शाही, ठीक है, कौन सा पुस्तक हो जाएगा? तो तारीख ए शेर शाही। और जब आप तारीख ए शेर शाही पढ़ते हो तो आपको शेर शाह सूरी के बारे में मैक्सिमम जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि इनके बाद आने वाले जो इतिहासकार थे वो इन्हीं की पुस्तकों को पढ़कर शेर शाह सूरी के बारे में जानकारी गेन कर पाए और उनके बारे में अलग अलग बुक के बारे में चर्चा किए, ठीक है, अलग अलग बुक का प्रकाशन किए। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, देखो यहाँ से क्या आप याद रख सकते हो, किस पुस्तक की रचना अब्बास खां सिरवानी ने की? तो ये हो जाएगा आपका तारीख ए शेर शाही। और किसकी आज्ञा से किया था? तो देखिएगा किसकी आज्ञा से किया था? तो ये आपका अकबर की आज्ञा से किया था। और एक चीज और याद रखिएगा कि शेर शाह को, ठीक है, शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी शासक भी कहा जाता है। अकबर का पूर्वगामी, अकबर का पूर्वगामी शासक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शेर शाह जो काम किया था ना, बहुत कुछ जो था वो आपका अकबर भी किया था। जैसे कि आप टेन्योर देखते हो ना, तो जब आप मुगल वंश पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो? पहले आप पढ़ते हो बाबर, फिर आप पढ़ते हो हुमायूं, और इसी हुमायूं को घनघोर परेशान कौन किया था? शेर शाह सूरी किया था, ठीक है। शेर शाह सूरी जो है ये किस वंश का संस्थापक था? तो ये आपका संस्थापक था सूर वंश का। और सूर वंश का शासन कब से कब तक चला था? तो 1540 से लेकर के 1555 तक। और किसके बीच में चला था? तो जब आप मुगल वंश पढ़ते हो तो उसी के बीच हुमायूं और अकबर के बीच एक छोटा सा चैप्टर आता है, और यही चैप्टर कौन सा आता है? शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी को देख करके अकबर बहुत कुछ सीखा था और उसकी तरह काम करने का कोशिश किया था। जैसे आपके अगर शेर शाह के बारे में देख लें तो जीटी रोड का निर्माण इसने करवाया था, ठीक है, जीटी रोड का निर्माण करवाया था और बहुत कुछ काम किया था, जिसके तहत अकबर, जैसे एक टोडरमल का नाम आता है, ठीक है, टोडरमल जो था आपका एक आपका राजस्व अधिकारी था। टोडरमल जो था ये एक राजस्व अधिकारी था जो शेर शाह के दरबार में भी काम किया था और कहाँ का किया था? अकबर के दरबार में भी काम किया था। इन सारी चीजों को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही। नेक्स्ट में आ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, नाम से ही पता चल रहा है कि किस स्टेट के बारे में बात किया गया होगा इस बुक में। तो ये बात किया गया गोवा के बारे में। वैसे एक बुक और देखिएगा, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, ठीक है, देखिएगा हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, ये बुक भी कौन लिखा है? तो ये बुक भी वही आदमी लिखा है जो आपका हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा लिखा है। तो ये लिखा कौन है? तो गोवा का राज्यपाल, नाम क्या है? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं, इन्होंने ये बुक लिखा है। अगर बात करें गोवा के बारे में तो गोवा के CM कौन है? प्रमोद
सावंत, ठीक है, जो बीजेपी पार्टी से हैं। अगर और भी देखें तो गोवा में लोकसभा सीट कितना है, चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और लगातार हम लोग रिवीजन करते हैं तो सुनते सुनते भी आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। यहाँ लोकसभा सीट है आपका 2, जिसमें से एक किसको गया, बीजेपी को गया, और एक किसको गया, तो ये गया आपका कांग्रेस को, ठीक है, एक एक दोनों पार्टी को गया है, बीजेपी को और आपका कांग्रेस को। वैसे और देखें यहाँ पे गोवा के बारे में, तो गोवा जो है आपका 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ। और किससे आजाद हुआ, तो आपका पोर्तुगीज से, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो पुर्तगाली से आजाद हुआ। और 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को यह भारत का 25वां राज्य बना, भारत का 25वां राज्य बना। अगर और चीज देखें तो भारत का यह पहला एक ऐसा राज्य बन गया है, कौन, तो गोवा, जहां भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। अल्कोहल म्यूजियम खोला गया। साथ में एक और म्यूजियम खोला गया है, तो कौन सा म्यूजियम खोला गया है, जीएसटी संग्रहालय। ये कहाँ खोला गया, तो ये भी खोला गया गोवा में। और क्या नाम है इस संग्रहालय का, तो इस संग्रहालय का नाम है आपका धरोहर। क्षेत्रफल के अनुसार गोवा जो है यह भारत का सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक ना। चलिए अभी चलिए यहाँ पे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं नेक्स्ट में। चलिए आज आपका 9 क्वेश्चन ही था। तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी किया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, और इसका प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा, सुनने से कोई फायदा नहीं। तो इसी तरह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।